दोस्तों, आईडीएफ की एक एक टुकड़ी गजा के अलग अलग हिस्सों को छोड़कर जा रही है। अपने टैंक, अपने बुलडोजर सब लेकर जा रही है। उनकी तस्वीरें तो दिखाऊंगा, लेकिन इजराइल ने एक और देश के सामने सरेंडर कर दिया। यानी ये पूरा का पूरा एक महीना सरेंडर करने के अलावा इजराइल के पास कोई चारा छोड़कर नहीं गया। पहले कतर को सॉरी बोला था, फिर गजा के सामने सरेंडर करना पड़ा, या यूं कहा जाए सीज फायर के नाम पर वाकई अपने हथियार छोड़ने पड़े, अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। और अब एक और देश है जिसके संदेश पहुंचाया गया है कि किसी भी तरह का मनमुटाव या युद्ध या तनाव इजराइल उस देश से नहीं चाहता। यह वही देश है जिसका नाम ले लेकर लगातार अमेरिका से सहायता उठाता रहा इजराइल, लेकिन अब उसी देश के सामने सरेंडर कर दिया है। और खबर यह भी कि जब जाने से पहले इजराइल के सैनिकों ने गजा के अलग अलग हिस्सों में सीज फायर होने के बावजूद बमबारी की, गोलीबारी की, इसको लेकर 3 देशों ने मोर्चा खोल दिया है। ये 3 देश कौन से हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले एक खबर है, खबर जुड़ी हुई है तास से। तास दरअसल एक रशियन न्यूज एजेंसी है। तास ने पुतिन के एक बयान को सबके सामने रखा है। उन्होंने बताया कि पुतिन के पास नेतन्याहू का फोन आया था। पुतिन ने कहा कि नेतन्याहू का फोन उनके पास आया और एक मैसेज किसी और को नहीं बल्कि ईरान को देने के लिए कहा गया। नेतन्याहू ने पुतिन को फोन करके कहा कि आप ईरान से कहिए कि जो हुआ सो हुआ, हम किसी भी तरह का तनाव या विवाद अब नहीं चाहते। यह तास न्यूज एजेंसी की खबर है कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से इजराइल ने तौबा कर ली है कि अब ईरान से किसी भी तरह का हम मतभेद नहीं चाहते। अच्छा, यह फैसला क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे की 2-3 वजह है। दरअसल फिलिस्तीन को मान्यता मिलने के बाद हालात पहले ही मैंने आपको बताया कि अलग अलग देशों के जो संगठन बने हैं उसमें फिलिस्तीन शामिल होगा। ब्रिक्स से उसकी शुरुआत हो रही है। रूस भी उसमें है, उसमें भारत भी है, उसमें चीन भी है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, ब्राजील भी है। उनका जो समूह है उसमें फिलिस्तीन जुड़ने जा रहा है, ऐसा उसने आवेदन किया था। इसके अलावा इजराइल यह समझता है कि अब तक जब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिली थी तब तक उसके लड़ाका संगठन यानी हमास को जो मदद पहुंचाई जाती थी वो पर्दे के पीछे थी। लेकिन अब फिलिस्तीन जब स्वतंत्र देश के तौर पर पहचान मिल चुकी है उसे, तो वहां सरकार भी बनेगी, आर्मी भी बनेगी, और जो हथियार पहले चोरी छिपे भेजे जाते थे हमास तक, अब वो खुल्लम खुल्ला भेजे जाएंगे, जिसमें पहला नाम निकल कर आता है ईरान का। दरअसल मिडिल ईस्ट के अंदर यूं तो कई देश हैं और सबके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन ईरान का जो तोपखाना है उसमें सबसे खतरनाक अगर कुछ माना जाता है तो ड्रोन, और दूसरे नंबर पर उसकी मिसाइल, जिसका तोड़ इजराइल के पास भी नहीं है। और ऐसी ऐसी मिसाइल और ड्रोन है कि अमेरिका की तरफ से दिए गए अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। जैसे कि 12 दिन जो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ उस दौरान देख लिया, बर्शेवा से लेकर हाइफा और हाइफा से लेकर तेल अवीव, यरूशलेम, इलात, हर जगह तबाही देखने को मिली थी इन 12 दिनों में। ऐसे में जब फिलिस्तीन को मान्यता मिली है और ऐसे में ईरान की तरफ से अगर हथियार दिए जाएंगे तो इजराइल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसकी मार नहीं झेल पाएगा। शायद यही वजह है कि ईरान से तौबा की है। आगे देखिए, खबर यह भी है, ईरान ऑब्जर्वर ने, पुतिन, इजराइल इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन क्लैश विद ईरान, इजराइल आस्क्ड अस टू कन्वे मैसेज टू तेहरान। यानी कि पुतिन को एक फोन पहुंचता है नेतन्याहू का और कहा जाता है कि ईरान को बता दीजिए हमारी तरफ से हमारे को लेकर जो खबरें चल रही हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, ये पूरी तरह से निराधार हैं। हमने कोई हमले का प्लान नहीं बनाया। यानी इजराइल ने अब तौबा कर ली है। अब आते हैं जरा आईडीएफ की तरफ। देखिए एक एक वीडियो, ये बड़े बड़े टैंक और उनके जो बुलडोजर सब वहां से निकलते हुए, ये गोलानी ब्रिगेड्स है जो गजा के हिस्से को छोड़कर जा रहे हैं। गजा के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने अपने कैंप बना लिए थे, अब वहां से वापसी हो रही है। दरअसल इजराइल और गजा के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसका पहले चरण पर अभी साइन हुए, दूसरे पे नहीं पहले पर, जिसके तहत बंधकों की वापसी होगी। इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी है वो आएंगे और हमास के कब्जे में जो इजरायली सैनिक है उन्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल को यानी कि आईडीएफ को गजा के कई हिस्सों को छोड़कर जाना होगा। अब ये गजा सिटी में रहेंगे और गजा सिटी में सारे नहीं रहेंगे, एक बड़ी टुकड़ी रहेगी, और जब तक बंधकों की वापसी से लेकर पूरी नहीं हो जाती तब तक ये वहां पर रहेंगे। और उसके बाद सेकंड चरण शुरू होगा, सेकंड फेज, और उसके बाद दूसरे चरण में आईडीएफ को पूरी तरह से फिलिस्तीन को छोड़कर जाना होगा। लेकिन फिलहाल अलग अलग हिस्सों में जो बैठे हुए थे वो छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। एक और वीडियो देखिए आप।
तो ये नहल ब्रिगेड है। इससे पहले मैंने गोलानी ब्रिगेड दिखाया था और अब नहल ब्रिगेड भी गजा पट्टी से वापसी करते हुए उसकी वीडियो निकलकर सामने आई। इसके बाद खुशी का माहौल कैसा गजा के अंदर है, फिलिस्तीन के अंदर है, जरा देखिए। तो गजा की सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां, ये इमरजेंसी वाहन है जो लगातार वहां से मलबा हटाने का काम करेंगे, लोगों तक खाना दाना पानी पहुंचाने का काम करेंगे। खुशी का माहौल आप देखिए कर्मचारियों में भी कितना है। अब बहाल ऐसा होता हुआ लग रहा है जैसे बहाल होती हुई जिंदगी नजर आ रही है। लेकिन जाने से पहले क्या क्या कर रहा था इजराइल, जरा पहले ही वीडियो देखिए। न्यूज चैनल की आप देख सकते हैं, लोगों पर बमबारी की गई। दावा किया जा रहा है कि ये सारे लोग सीज फायर के ऐलान के बाद अपना जो, क्योंकि उत्तरी गजा से मध्य गजा और मध्य गजा से खदेड़ दिए गए तो दक्षिण गजा पहुंच गए थे। अब ये सारे वहां से वापस लौट रहे थे। जब ये वापस लौट रहे थे तभी हमला कर दिया गया। देखिए एक एक करके वहां पर हमला किया जा रहा है इन पर। भगदड़ जैसे हालात वहां पर बने हुए। इसके अलावा एक और खबर निकल कर आई, ये खबर पहले आप देखिए। तो जर्नलिस्ट है वहाज बानी, दरअसल वहां पर दो पक्षों में क्लैश चल रहा था। ये इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनी किसान जो है नबुल्स में, उन पर हमला कर दिया था। इस दौरान ये पत्रकार हैं वहाज बानी वहां पर रिपोर्ट करने गए थे। दावा किया गया इजराइल की तरफ से उन्होंने फायर कर दिया इजरायलियों ने इनके ऊपर, जिसमें घायल हो गए और इनको फिर फिलिस्तीन के जो किसान हैं उठाकर ले गए, वहां से हटा दिया गया। अब आते हैं खबर पर। खबर क्या है कि लगातार जिस तरह के सीज फायर के बाद भी हमले हो रहे हैं, इसके बाद रूस ने, इसके बाद तुर्की ने और इसके बाद जॉर्डन ने, इन तीन बड़े देशों ने बड़े फैसले लिए हैं। पहला मैं रूस का फैसला दिखाने जा रहा हूं। रूस ने क्या फैसला लिया है जिसने खासतौर पर इजराइल को परेशान किया। We have a very high level of trust with our Arab friends and with Palestine. And when I spoke at the Valdai Club meeting, I said that we support President Trump's initiatives. तो प्रेसिडेंट पुतिन ने गजा पीस प्रोसेस के सवाल पर कहा, शांति समझौते के बाद अगर गजा में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो रूस मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा शांति समझौता हो गया, गजा में अगर कोई भी दिक्कत हुई, क्योंकि खबर यह निकल कर आई कि इसी बीच इजराइल में और गजा के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है उसमें समर्थन करने के लिए, शांति का समर्थन करने के लिए अमेरिका अपने सैनिक भेज रहा है। इसी बीच एक पत्रकार ने भी सवाल किया था डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या इजराइल दोबारा गजा पर बमबारी करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या था? बयान ये कि अभी हमारा फोकस बंधकों की वापसी पर है, उसके बाद देखेंगे। तो क्या उसके बाद गजा पर हमले करने का प्लान अब भी अमेरिका का है, इजराइल का है? इसी को भांपते हुए रूस ने कहा है कि शांति समझौते के बाद अगर गजा में कोई भी समस्या पैदा होती है तो रूस मदद करने को तैयार है। उन्होंने ट्रंप की शांति योजना का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्य मुद्दा फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना है और रूस की भागीदारी अहम होगी, क्योंकि हमने हमारे फिलिस्तीनी मित्रों पर हम पर भरोसा है, क्योंकि हमारे फिलिस्तीनी मित्रों को हम पर भरोसा है, ये करके कहा उन्होंने। लेकिन तुर्की ने क्या कहा है सुनिए। Şarm El Şeyh'ten gelen müjdeli haberlerden duyduğum sevinci hasreten। तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब ने इसी पूरे मसले पर, जैसे कि सीज फायर के बाद भी हो रहे हमलों को लेकर, एक कड़ा फैसला लिया। एर्दोगन ने कहा है कि वो गजा टास्क फोर्स जो बन रही है उसमें पार्टिसिपेट करेगा और नजर रखेगा कि कोई भी पक्ष, चाहे वो हमास वाला पक्ष हो या आईडीएफ, इसका उल्लंघन अब ना करे। यानी गजा टास्क फोर्स में शामिल होकर तुर्की सीधे इजराइल को चुनौती देने के लिए तैयार बैठा है। क्योंकि जब से सीज फायर हुआ उसके बाद की कई खबरें हमने आपको दिखाई दोस्तों, जिसमें आपने देखा कि कैसे गजा के अंदर बमबारी की जा रही थी। और ताजा तो अभी हमले जो किए गए वो आपने देख ही लिए। तब तक जॉर्डन का बयान भी आ गया। जॉर्डन ने इजरायली फ्लाइट्स पर, नेतन्याहू की फ्लाइट नहीं, नेतन्याहू के आने पर नहीं, बल्कि एक भी इजरायली फ्लाइट जॉर्डन में लैंड नहीं होगी और ना ही एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगी, इसका ऐलान कर दिया। जॉर्डन ऑफिशियली बैन इजरायली फ्लाइट्स ओवर इट्स स्पेस। उन्होंने कहा हवा में इजराइल के जो वायु क्षेत्र है वहां पर भी उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, ये कह दिया गया। और जाते जाते जो झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा है उस पर देखिए खींच कैसे उतार रहा है, जरा देखिए। The person who actually got the Nobel Prize called me and said that I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, वेनेजुएला की एक राजनेता, महिला राजनेता को मिला है। और उसके बाद वेनेजुएला को मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कार्टेल, ड्रग कार्टेल का आरोप लगाकर कई तरह के आरोप अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पे लगाए गए। वेनेजुएला से इस समय
अमेरिका की चिका 36 का आंकड़ा चल रहा है, कभी भी बड़ा हमला वेनेजुएला पर हो सकता है। इन सब के बीच वेनेजुएला की ही महिला राजनेता को पीस प्राइज नोबेल का मिल जाए, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी खींच वाली बात है। अब कह रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने फोन किया और कहा मैं आपके सम्मान में इसे स्वीकार कर रही हूं क्योंकि आप सचमुच इसके हकदार थे। ये वेनेजुएला की जो राजनेता जिन्हें मिला है उनके लिए कह रहे हैं। फिर ट्रंप कहते हैं मैंने ये नहीं कहा था, इसे मुझे दे दो। जरूरत तो थी भाई, चेहरा बता रहा है। नमस्कार।